नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का अखबार और आज के अखबार में भी हम आज चर्चा करेंगे रोज की तरह की कि कौन सी प्रमुख वो खबरें हैं जो सुर्खियों में हैं। और लगातार जिस तरीके से अगर खबरों का जिक्र करें तो सबसे बड़ी जो खबर रही वो कल दिन भर और सुर्खियों में रही। कांग्रेस ने जिस तरीके से देशव्यापी प्रदर्शन किया, दरअसल ईडी की तरफ से जो समन जारी किया गया राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर के, उस समन के विरोध में लगातार कांग्रेस हमलावर है भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार पर। और आरोप यही लगाया जा रहा है कि दरअसल जिस तरीके से ये बदले की भावना की राजनीति की जा रही है, बदले की भावना के तहत ये एजेंसियों से समन भिजवाए जा रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस में खासा तौर पर उबाल देखने को मिला। देशव्यापी प्रदर्शन किया गया, ईडी के दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन जिस तरीके से किया गया, ईडी को दफ्तर को पूरे छावनी में तब्दील करना पड़ा सुरक्षा बलों को। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के नेता, ऐसे में कुछ नेताओं की गिरफ्तारी भी करनी पड़ी सुरक्षा बलों को। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 घंटे पूछताछ चली राहुल गांधी और बताया यह जा रहा है कि राहुल गांधी ईडी के सवालों से बचते हुए भी नजर आए हैं। और ईडी ने बड़ा सवाल यह भी पूछा है कि क्या विदेश में कोई अकाउंट है, अकाउंट है तो वहां कितनी संपत्ति है और कहां पर कितनी संपत्ति है, जो ये सवाल पूछे गए हैं। ईडी के राहुल से सवाल क्या थे वो हम आपको बता दें। दरअसल पूछा गया कि यंग इंडिया में उनका पद क्या है और इसके मीटिंग में भाग लेते हैं या नहीं। दूसरा सवाल जो था, यंग इंडिया की मीटिंग कौन बुलाता है और उनमें कौन कौन शामिल होता है। सोनिया गांधी की यंग इंडिया के कामकाज में कितनी भागीदारी होती है, कितनी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है इस कंपनी में। एजेएल के अधिग्रहण के बारे में उन्हें जानकारी थी या नहीं और उनकी सहमति ली गई थी या नहीं, यह भी पूछा गया। यानी राहुल गांधी सहमत ली गई थी कि नहीं। यंग इंडिया को चलाने वाला अधिकृत व्यक्ति व उसके खाते का लेखा जोखा रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है। क्या एजेएल को कांग्रेस की ओर से 90 करोड़ रुपए कर्ज देने के फैसले पर उनसे सहमति ली गई थी, यह पूछा गया। क्या उन्हें लगता है कि एजेएल की माली हालत जानबूझकर खराब की गई थी, यह सवाल था। राहुल ने इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दिए और जिनके सवाल दिए उनसे ईडी संतुष्ट नजर नहीं आया। दरअसल एजेएल जो कंपनी है, ये बताया जा रहा है कि पहले जो यह अखबार था नेशनल हेराल्ड, उसका मुद्रक था, यानी वहां से सारा एजेएल कंपनी से ही इसका पूरा खर्चा चलता था। और इसमें यह बताया जा रहा है स्वतंत्रता सेनानी समेत लगभग 5000 लोग जो हैं इसका जो है इसमें कहीं ना कहीं उनकी पार्टिसिपेट थी नेशनल हेराल्ड में। और उस दौरान जो इनका 5000 लोगों से ज्यादा था उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल थे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि माली हालत जब कंपनी की खराब हुई तो कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन दिया है जेल को। उसके बाद कई स्थितियां ऐसी आई कि क्योंकि आज़ादी के पहले से ये अखबार चल रहा था, आज़ादी के पहले से अखबार चलने की वजह से कांग्रेस जो है लगातार अपने मुद्दों को उठाती रही और कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे उनकी बगावत जो है नजर आ रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ लिखा जा रहा था इसमें। तो उसके बाद अंग्रेजों ने इसको कुछ समय के लिए अखबार बंद भी कर दिया। उसके बाद फिर अखबार की शुरुआत हुई और फिर आज़ादी के बाद अखबार की शुरुआत हुई, फिर बीच में बंद हुआ, माली हालत बताया गया खराब है। उसके बाद लोन दिया गया कांग्रेस की तरफ से और फिर ये कहा गया, दरअसल ये यंग इंडिया दूसरी कंपनी है जिसको ये बताया गया कि दरअसल यंग इंडिया में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो पार्टिसिपेट है वो उनके साथ ही कुछ और भी सदस्य थे, लेकिन यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया एजेएल से। तब ये बताया गया 50,000 में मात्र जो है ये जो 90 करोड़ का मामला था लोन का वो रफा दफा कर दिया गया 50 लाख रुपए को लेकर के। तो वही उसमें तमाम सारे आरोप लगे हैं और अब इस मामले में ईडी जांच कर रही है। 2012 में इस मामले को दर्ज कराया गया है और अब लगातार तब से कई दफ़ा जांच हुई है, कई दफ़ा समन जारी किया गया है, लेकिन इस समय मामला खास तौर पर ज़्यादा तौर पर पकड़ा हुआ है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि दरअसल कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, भ्रष्टाचार के साथ जो है वो सड़क पर उतरती नजर आई और यही वजह रही कि सड़क पर रही। लेकिन ईडी की तरफ से बताया गया कि जो सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवालों का जवाब राहुल गांधी ने दे दिया है और जो दिए भी हैं उनसे ईडी संतुष्ट नजर नहीं आया है।
और इसके साथ ही जो खबर है दरअसल अगली, वो सबसे बड़ी खबर यह है कि कश्मीर में मारे गए हिंदुओं का काशी में पिंडदान किया जाएगा। ये लगातार जिस तरीके से कश्मीर में जो मामले उठ रहे थे, जो हमले हो रहे थे, उसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे, ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने विद्वानों संग मंत्रणा कर श्राद्ध के लिए 15 जून की तिथि बताई है। और फिल्म अभिनेता अनुपम खेर के प्रतिनिधित्व में कश्मीर से प्रतिनिधिमंडल आएगा। अनुपम खेर, देखिए फिल्म अभिनेता, अब हो सकता है इस मुद्दे पर भी सियासत हो, कहीं ना कहीं से आवाज उठेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो फिल्म आई थी, उस फिल्म को लेकर के कश्मीर पर 90 के दशक में जो घटना घटी, उस मुद्दे को लेकर के द कश्मीर फाइल्स बनाई गई और उस फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स को लेकर के कितना शोर शराबा हुआ, कितना हंगामा हुआ, सभी मैंने देखा। वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हो, सभी की तरफ से हंगामा बरपाया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि दरअसल हंगामा क्यों बरप रहा है, और कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मरते रहे। किसी ने कोई जिम्मेदारी लेने की कोशिश नहीं की है कि 90 के दशक में जो घटना घटी है वो, उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारें थी उसमें चूक हुई है, उसमें और पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं के मुंह से एक शब्द ये नहीं लिखा है। तो ये दरअसल वर्षों पहले कई आतंकी हमलों में कश्मीर में मारे गए हजारों हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए मोक्ष नगरी काशी में सविधि त्रिपिंड श्राद्ध का अनुष्ठान किया जाएगा। और इस विशेष अनुष्ठान को काशी के 9 ब्राह्मण पूर्ण कराएंगे। इसमें अभिनेता अनुपम खेर और कश्मीर से निर्वासित कश्मीरी हिंदू भी श्राद्ध सुमन अर्पित करने की मौजूद रहेंगे। श्राद्ध कर्म समाज सेवी डॉक्टर संतोष ओझा की ओर से किया जाएगा, जबकि आचार्य पंडित श्रीनाथ पाठक करेंगे। तो ये 15 जून को तिथि निर्धारित की गई है, जिसमें काशी में त्रिपिंड श्राद्ध किया जाएगा। और ये जो हजारों हजार पंडितों को मारा गया है कश्मीर में, जो ये आतंकवादी गतिविधियां घटी हैं, आतंकवादियों की तरफ से ये घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसे में उन्हीं के शांति के लिए, उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए इस त्रिपिंड श्राद्ध का आयोजन किया जा रहा है। तीसरी खबर का हम जिक्र करेंगे दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का। दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, हवाला मामला है इनका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ये हैं। जैन ने जांच में सहयोग नहीं किया है, सॉलिसिटर जनरल ने ये बात कही। दरअसल हवाला मामले में दिल्ली पीडब्ल्यूडी जेल व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के राउत एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए 1 दिन की समय की मांग के बदले सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 1 दिन मांग की गई थी और उसके बाद ये 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब राउत एवेन्यू कोर्ट उनकी जमानत याचिका पर 14 जून मंगलवार को सुनवाई करेगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने जैन के वकील एन हरिहरन ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट से जमानत देने की मांग की। जैन की जमानत याचिका पर ईडी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 1 दिन समय दिया जाए, जिससे जवाब दाखिल कर सके। तो ये मामला है। और दरअसल एक बात और बता दें यहाँ पर कि सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और जैन की पेशी के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सत्येंद्र जैन के कैश दिल्ली में दिया गया, ये कैश कोलकाता में हवाला के जरिए एंट्री ऑपरेटर्स तक पहुंची। हवाला मामला है, लगातार इन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं कि इन्होंने पैसे का कैश का लेन देन किया है। और लगातार, हालांकि आम आदमी पार्टी भी यही बात कह रही है। जो बात राहुल गांधी पर ईडी की तरफ से कार्रवाई करने पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, वही बात आम आदमी पार्टी, बस मामले थोड़ा सा अलग हैं। ये हवाला मामला है, इसमें भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बदले की भावना के तहत राजनीति की जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डर गई है और यही वजह है कि लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। एजेंसी के दुरुपयोग का कुछ कॉमन वर्ड है, जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, कांग्रेस भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है, विपक्ष में बैठे हुए। दूसरी बात, इनके नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। तो लाजमी है ऐसी बातों का बोलना और ऐसे सवाल उठाना। हालांकि भारतीय जनता पार्टी दोनों का एक ही जैसा जवाब दे रही है कि जो काटोगे, जो बोओगे वही काटोगे, जो किया है उसका भरना पड़ेगा। और अगर आपने कुछ नहीं किया है तो एजेंसियों की जांच में सहयोग करिए, आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। क्या दिक्कत है वहां पर? भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है। और ये कह रही है कि दरअसल कोई किसी तरीके का जो है ब्लैकमेलिंग नहीं की जा रही, किसी तरीके की कोई एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर है
बाजार का, दरअसल लगातार जिस तरीके से बाजार, शेयर बाजार जो है औंधे मुंह गिरता नजर आ रहा है, और कल निवेशकों के चंद मिनटों में 6 लाख करोड़ डूब गए। 6 लाख से ज्यादा, यानी लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं, और 1457 अंक लुढ़क कर 52,846 पर सेंसेक्स बंद हुआ। निफ्टी जो है 427.40 अंक पर टूटा और 15,774 पर बंद हुआ। 9.75 लाख करोड़ की चपत निवेशकों को लगी है 2 दिन में। शेयर बाजार गिरने से कहीं ना कहीं निवेशकों को जो है वो भारी नुकसान उठाना पड़ा है, बहुत बड़ा झटका लगा है, और इसके साथ ही दुनिया भर के बाजार लुढ़के हैं। ये केवल भारत की बात नहीं है, दुनिया भर के बाजार लुढ़के हैं। अमेरिका का अगर जिक्र करें तो 4 दशक की बड़ी महंगाई ने भारत को भी हिलाया है, और इसके साथ ही गिरावट के कारण क्या रहे? दरअसल अमेरिकी फेडरल रिजर्व इस सप्ताह मौद्रिक नीति की घोषणा करने वाला है, और इससे निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं। खुदरा महंगाई 5 महीने से आरबीआई के ऊपरी दायरे 6% से ज्यादा बनी हुई है। ये वजह है दरअसल कि जो शेयर बाजार गिरे हैं। और अगली बड़ी खबर का करेंगे, उत्तर प्रदेश की खबर है, जहां पर नुपुर शर्मा को लेकर के लगातार विवाद जारी है, और पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोमवार को भाजपा से निलंबित नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में जो है पूछताछ के लिए समन जारी किया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग लगातार जगहों पर गिरफ्तारी हो रही। लगभग अब तक 337 लोगों की गिरफ्तारी मामले में की जा चुकी है। पुलिस आगे भी कार्रवाई कर रही है। तो आज के अखबार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।